नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विभिन्न विचारों के संबंध में। इससे पूर्व के अपने वीडियो में हमने तिलक के जीवन परिचय, उनकी विभिन्न रचनाओं, उनके जीवन पे विभिन्न प्रभावों का अध्ययन कर चुके थे। ऐसे समय में जबकि संवैधानिक साधनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारतीय जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करने और भारत में राजनीतिक और आर्थिक सुधार को क्रियान्वित कराने के उदारवादियों के मंतव्यों को पूरा नहीं होने के कारण हताशा की स्थिति विद्यमान थी, तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया जिसमें जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विदेशी शासकों पर निर्भरता और याचना की अपेक्षा जनता की जागृत और संगठित शक्ति का उद्घोष निहित था। तिलक ने विचार और आचरण दोनों ही स्तरों पर भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष करने के लिए जागृत, प्रेरित और संगठित किया। तिलक ने भारत की प्राचीन संस्कृति और जीवन मूल्यों को भारतीय राष्ट्रवाद का सुदृढ़ आधार बनाया। भारत में राष्ट्रीयता के संचार के लिए उन्होंने पश्चिमी मूल्यों, विचारों, संस्थाओं को प्रेरक शक्ति मानना अस्वीकार किया और ये स्पष्ट किया कि जब तक भारतीय अपनी प्राचीन संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति गौरव की अनुभूति से ओतप्रोत नहीं होंगे, तब तक उनमें विदेशी शासन की अधीनता के कारण आ गई हीन भावना का निराकरण नहीं होगा। तिलक ने अनुभव कर लिया था कि भारत की प्राचीन संस्कृति के प्रति आस्था और आत्मगौरव के भाव को जनमानस में प्रतिष्ठित करके उनमें राजनीतिक चेतना और स्वाभिमान का संचार किया जा सकता है। तिलक ने भारतीय संस्कृति को राष्ट्रवाद का आधार तो बनाया, किंतु उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण और सांप्रदायिक मान्यताओं पर आधारित नहीं था। तिलक ने स्वीकार किया कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास सभी संप्रदायों के मध्य पारस्परिक सौहार्द और विश्वास पर निर्भर था। इस कारण उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य पारस्परिक समझ बूझ और सह अस्तित्व की भावना का समर्थन किया और अंग्रेजों की इन दोनों समुदाय के मध्य विद्वेष और आत्मविश्वास उत्पन्न करने की नीति का कड़ा विरोध भी किया। स्वराज्य की एक मौलिक धारणा प्रस्तुत की। उनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी शासन से मुक्ति मात्र नहीं था, विदेशी शासन से मुक्ति उनके लिए स्वराज का प्रारंभिक चरण अवश्य था। उन्होंने स्वराज को एक ऐसी संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें जनता का शासन के निकायों पर प्रभावशाली नियंत्रण हो और राजनीतिक शक्ति व संस्थाओं का उपयोग जनता के व्यापक कल्याण के लिए किया जाता हो। तिलक की स्वराज की धारणा में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का मर्म निहित था। जिस प्रकार प्राचीन भारतीय आचार्यों ने धर्म को शासन की मूल प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया था, तिलक भी स्वराज के माध्यम से देश में धर्म राज्य की स्थापना करना चाहते थे। किंतु धर्म राज्य से तिलक का आशय किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय की मान्यताओं पर आधारित राजनीतिक प्रणाली से नहीं था। तिलक ने धर्म के व्यापक और शाश्वत पक्ष को स्वीकार किया और धर्म राज्य को एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें शासक और शासित दोनों ही संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर व्यापक नैतिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो जाएं। शाश्वत नैतिक मूल्य और जन कल्याण शासन की मूल प्रेरणाएं बन जाएं। तिलक के स्वराज की नैतिक धारणा में उदारवादियों की बातें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन और प्रशासन में भारतीयों को अधिकतम भागीदारी का भाव निहित नहीं था। वे भारत की जनता को विदेशी शासन से पूर्ण मुक्ति दिलाकर स्वराज के नैतिक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे। एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने जिस होम रूल लीग की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य भी ब्रिटिश सम्राट की औपचारिक सत्ता के अधीन भारत के लिए वास्तविक स्वराज प्राप्त करना ही था। वास्तविक शक्तियां भारतीयों को हस्तांतरित की जा सके। आंदोलन के लिए उदारवादियों द्वारा अपनाए जा रहे साधनों से तिलक पूर्णतः असहमत थे। जनता के राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए शासकों की दया, सहृदयता और सहानुभूति पर निर्भर करना वे उचित नहीं मानते थे। उन्होंने निष्क्रिय और निष्प्रभावी साधनों की तुलना में सक्रिय और प्रभावशाली साधनों को अपनाने पर बल दिया। तिलक ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध को महत्वपूर्ण मानते हुए इन्हें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलनों के साधनों के रूप में अपनाए जाने पर बल दिया। तिलक स्वदेशी को राजनीतिक आंदोलन का एक प्रभावी अस्त्र मानते थे, किंतु उनके लिए स्वदेशी का विचार आंदोलन का एक स्वरूप मात्र नहीं था, अपितु राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और विदेशी प्रभाव से मुक्ति का प्रतीक भी था। यद्यपि तिलक से पूर्व भी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों द्वारा स्वदेशी का विचार दिया गया था, परंतु तिलक ने इस विचार को न केवल लोकप्रियता प्रदान की, इसे ब्रिटिश सत्ता के विरोध की अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली माध्यम भी बना दिया। स्वदेशी का आर्थिक महत्व इस तथ्य में निहित था कि इसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाना भी संभव हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का गंभीर दुष्प्रभाव हुआ था। इसलिए स्वदेशी के माध्यम से इसका पुनर्निर्माण हो सकता था। एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वदेशी के अंतर्गत उन्होंने दो बातों पर भी बल दिया। पहला, देश में उन समस्त
देश में उस समय विद्यमान पूंजी और तकनीकी कौशल के अभाव को देखते हुए लघु और कुटीर उद्योगों को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए ताकि जनता में विद्यमान बेरोजगारी की स्थिति का समाधान हो सके। दूसरा, वे शने शने तकनीकी शिक्षा के प्रसार और स्वदेशी पूंजी के विस्तार के माध्यम से देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को गति भी प्रदान करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि स्वदेशी कौशल और स्वदेशी पूंजी के आधार पर किया गया औद्योगिकरण ही देश की आर्थिक आत्मनिर्भर का माध्यम बन सकता है। साथ ही स्वदेशी के नैतिक पक्ष को भी तिलक ने महत्वपूर्ण माना। उनका दृढ़ मत था कि स्वदेशी को अपनाने से भारतीयों में स्वाभिमान का भाव विकसित होगा और विदेशी निर्भरता से वे मुक्त हो सकेंगे। आंदोलन स्वदेशी के विचार का ही पूरक था। यह स्वदेशी की भावना का आक्रमणात्मक आंदोलनात्मक पक्ष था। बहिष्कार के द्वारा भावात्मक और आर्थिक दोनों स्तरों पर ब्रिटिश आधिपत्य का सक्रिय प्रतिरोध का भाव व्यक्त होता था। बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों के रोष की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम समझते थे। क्या बहिष्कार आंदोलन को न केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित रखना चाहते थे, वे इसका विस्तार करके इसके माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन को पूर्णतः ठप कर देना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि यदि भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारत का शासन चलाना असंभव हो जाएगा। बहिष्कार को एक प्रभावशाली अस्त्र मानते थे। उनकी सफलता के प्रति पूर्णतः आश्वस्त थे। उनका मत था कि यदि बहिष्कार को एक व्यापक आंदोलन के रूप में अपना लिया जाए तो ब्रिटिश सत्ता से भारत की मुक्ति के लिए हमें शस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि वे मानते थे कि इसके लिए व्यापक तैयारी और जनमत को जागृत करने की आवश्यकता थी। निष्क्रिय प्रतिरोध तिलक के बहिष्कार के विचार का ही संगठित पक्ष का। निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ था कि शासन के संचालन में जनता के द्वारा सहयोग देना बंद करना। वस्तुतः यह बहिष्कार के विचार का ही सक्रिय राजनीतिक रूपांतरण था। तिलक की दृढ़ मान्यता थी कि शासितों के सहयोग के बिना शासन चलाया जाना असंभव है। वे समझते थे कि देशवासियों को शासन के विरुद्ध विद्रोह के लिए संगठित करना एक कठिन कार्य तो था ही, इसके द्वारा विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य में सफलता मिलना भी संदिग्ध था। निष्क्रिय प्रतिरोध उनके अनुसार एक ऐसा उपाय था जिससे द्वारा जनता हिंसक साधनों को अपनाए बिना ही स्वराज की प्राप्ति के लिए प्रभावी ढंग से आंदोलन कर सकती थी। राष्ट्रीयता के विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा ही जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार किया जा सकता है। शिक्षा का माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों की व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनमें स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के भाव जागृत होते हैं। उन्होंने अपने शिक्षा के विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए आगरकर और चिपलूणकर के साथ मिलकर पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना भी की थी। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा के विचारों के प्रमुख पक्ष थे कि शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए और इसके लिए सस्ती दर पर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास किए जाएं। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा तथा भारतीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दी जाए। तीसरा, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उनके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के ऐसे भाव उत्पन्न किए जाएं जो व्यक्ति को देश सेवा के लिए समर्पित बना सकें। साथ ही शिक्षा के द्वारा ऐसे युवकों को प्रशिक्षित किया जाए जो राष्ट्रीय जागृति और आंदोलन के लिए जनता को प्रेरित और संगठित कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा के तिलक के विचार में भारतीय और अंग्रेजी दोनों पद्धतियों का समन्वय था। उन्होंने ये माना कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तिलक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान किए जाने को अनुचित मानते थे। राष्ट्रभाषा तथा लिपि की एकरूपता पर भी बल देते थे। उन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाकर एक संपर्क भाषा की आवश्यकता की व्यवहारिक पूर्ति की जा सकती है, इस पर बल दिया था। तिलक ने साथ साथ तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया और तिलक ने धार्मिक शिक्षा को भी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना महत्वपूर्ण माना। धार्मिक शिक्षा के माध्यम से तिलक भारतीयों में नैतिक भावना और संस्कृति के प्रति प्रेम का विकास करना चाहते थे। साथ ही तिलक युवकों को देश की उन्नति और स्वाधीनता के आंदोलन में समर्पित होने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने को महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए राजनीतिक शिक्षा भी उनके अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग होना चाहिए। स्वयं समाज सुधारों की आवश्यकता से परिचित थे, सहमत भी थे। वे स्वीकार करते थे कि सामाजिक प्रकृतियों ने हिंदू समाज को बहुत क्षति पहुंचाई है। वे वस्तुतः समाज सुधारों के ही नहीं अपितु समाज सुधारों के प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप और समाज सुधारों के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिमी जीवन मूल्यों को भारतीय समाज में स्थापित किए जाने के विरोधी थे। तिलक समाज सुधारों की आवश्यकता को अनुभव करते थे, किंतु वे समाज सुधारों को राजनीतिक परिवर्तन की तुलना में अग्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि पहले राजनीतिक शक्ति अर्जित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। स्वराज प्रथम पुरुषद है। उनका मत था कि राजनीतिक शक्ति भारतीयों के हाथ में आ जाने के पश्चात समाज सुधार स्वतः संपन्न किए जा सकेंगे। साथ ही तिलक हिंदू समुदाय में समाज सुधारों के नाम पर पश्चिमी मूल्यों को प्रतिष्ठित किए जाने के भी विरोधी थे।
वे हिंदू समुदाय की प्रगति के पक्षधर थे, किंतु पश्चिमीकरण के घोर विरोधी थे। वे ऐसा मानते थे कि हिंदू समुदाय में अनेक कुरीतियाँ कर गई हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन को विषाक्त बनाया है, किंतु उनकी मान्यता थी कि सामाजिक सुधारों के लिए भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के उन्मूलन की नहीं, अभी तो कुरीतियों के निवारण की आवश्यकता है। तिलक ये भी मानते थे कि समाज सुधार व्यवस्थापन और बल प्रयोग द्वारा थोपे नहीं जा सकते। उनका मत था समाज सुधार के कार्यक्रम को जनता को शनै शनै जागरूक बनाकर उस सुधारों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। तिलक ने कंसेंट बिल के संबंध में हुए विवाद के अवसर पर उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और लड़कों की 20 वर्ष निश्चित किए जाने चाहिए। अस्पृश्यता के विरोध के प्रति उनका स्वर इतना प्रखर था कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि छुआछूत किसी ईश्वरीय आदेश का परिणाम है तो वे इस ईश्वर को ही नकार देंगे। वे विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थक थे, बाल विवाह के विरोधी थे। हिंदू समाज में सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव किए थे। उन प्रस्तावों में जैसे लड़कियों का विवाह 14 वर्ष की आयु से पूर्ण नहीं किया जाए, लड़कों के विवाह 20 वर्ष की आयु से पूर्ण नहीं किया जाए, कोई भी व्यक्ति 40 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह ना करे, यदि कोई पुरुष पुनः विवाह करे तो किसी विधवा से ही करे, मद्य निषेध किया जाए, दहेज प्रथा का उन्मूलन हो, विधवाओं को ग्रुप नहीं किया जाए, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए, शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। समाज सुधारों की इस योजना से सहमत होने वाले समस्त व्यक्ति समाज सुधारों और सार्वजनिक कार्यों के लिए अपनी आय का 20वां भाग प्रदान करने के लिए भी तत्पर हों। समाज सुधार के इन सभी प्रस्तावों से समाज सुधारों की आवश्यकता के प्रति तिलक का आग्रह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः तिलक किसी भी रूप में समाज सुधारों के विरोधी नहीं थे। तथ्य अवश्य है कि वे समाज सुधारों की तुलना में राजनीतिक जागृति को प्राथमिकता देते थे और समाज सुधारों के लिए विदेशी सरकार के हस्तक्षेप और उनके द्वारा किए गए व्यवस्थापन को उचित नहीं मानते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक का योगदान निर्णायक था। तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। तिलक के पश्चात महात्मा गांधी ने जिन जन आंदोलन का नेतृत्व किया वस्तुतः उनकी पृष्ठभूमि तिलक ने तैयार की थी। तिलक का व्यक्तित्व वैचारिक उत्कृष्टता और चारित्रिक दृढ़ता का विलक्षण उदाहरण भी था। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी घोषित किया है। धन्यवाद।